जय हिंद दोस्तों। एमपी टेट वर्ग 2 विज्ञान विषय की टेस्ट सीरीज की चौथी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज देखेंगे कुछ प्रश्नों को और उसके हल को विस्तार से। अभी तक 3 क्लासें देख चुके हैं, आज ये चौथी क्लास है और चौथी क्लास में हम फिर से प्रश्नों को हल करेंगे और उसके उत्तरों को विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न 7 करोड़ के ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रोकैरियोटिक कोश का द्रव्य झिल्ली का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रोकैरियोटिक कोश का द्रव्य झिल्ली का हिस्सा नहीं है? प्रोकैरियोटिक कोश का द्रव्य की जो झिल्ली है उसका ये हिस्सा नहीं है, प्रोकैरियोटिक का, यूकैरियोटिक नहीं। इसमें है पेप्टिडोग्लाइकन, अभिन्न प्रोटीन, होपानोइड्स और फास्फोलिपिड्स। इसमें से आपको बताना है क्या इसका हिस्सा नहीं है प्रोकैरियोटिक कोश का द्रव्य झिल्ली का। तो इसमें देखिए, अगर फास्फोलिपिड्स को देखें तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोश का झिल्ली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और ये अभिन्न प्रोटीन, इसको तो अलग कर ही नहीं सकते क्योंकि जो अभिन्न प्रोटीन है ये लिपिड के अंदर धसे होते हैं और यही परिवहन का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो देखते हैं, आदान प्रदान में मदद करते हैं, क्या अंदर जाएगा क्या बाहर आएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करते हैं। तो ये इसका अभिन्न प्रोटीन इसी का हिस्सा है, कोश का द्रव्य झिल्ली का। फास्फोलिपिड्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। और जो आपका होपानोइड्स है ये भी प्रोकैरियोटिक झिल्ली में पाए जाते हैं। अब हमारा बचा पेप्टिडोग्लाइकन। तो जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये है हमारा सही उत्तर। पेप्टिडोग्लाइकन, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है यह बैक्टीरिया की कोश का भित्ति का मुख्य घटक है। यह पेप्टिडोग्लाइकन, यह बैक्टीरिया की कोश का भित्ति का मुख्य घटक है। और अगर ये कोश का भित्ति का है तो ये सबसे बाहर की तरफ रहेगा और ये सुरक्षा के लिए होता है कोशिका की, क्योंकि ये कोशिका को फटने से बचाता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है पेप्टिडोग्लाइकन। अब देखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सिलिया में संक्रमण क्षेत्र की मुख्य भूमिका क्या है? पहला है यह सिलियरी गति के लिए एटीपी उत्पन्न करता है। दूसरा है यह एक्सोनिम में प्रोटीन के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले अवरोधक के रूप में कार्य करता है। तीसरा है यह झुकने वाली गतिविधि के लिए यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। चौथा है यह डायनेन भुजाओं को सूक्ष्म नलिकाओं से जोड़ता है। इसमें आप लोग बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर इसका क्या है? सिलिया। पहले तो आप मुझे बताइए कि सिलिया क्या है। देखिए, समझते हैं सिलिया क्या है। सिलिया क्या है? क्या आपने सिलिया के बारे में कभी सुना है? नहीं सुना है। चलिए, इसका जो पहले उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर क्या है? यह एक्सोनिम में प्रोटीन के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले अवरोधक के रूप में कार्य करता है। यह पे उत्तर हमारा क्या है? यह एक्सोनिम में प्रोटीन के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले अवरोधक के रूप में कार्य करता है। अब समझते हैं थोड़ा सा सिलिया क्या है। देखिए, ये जो सिलिया है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। बाल जैसी संरचना होती है, सतह में एक बाल जैसी बहुत पतली संरचना होती है और ये बाहरी झिल्ली का ही एक विस्तार होता है। जो कोशिका की यूकैरियोटिक हम आपकी जो कोशिकाएं हैं उसमें कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, बाहरी झिल्ली में। और ये बिल्कुल बाल जैसी संरचना होती है और ये कोशिका झिल्ली का ही विस्तार होता है और ये गति के संवेदनशीलता के लिए जिम्मेदार होती है। तो सिलिया क्या है? हमारी कोशिका झिल्ली में की बाहरी परत में पाई जाने वाली एक बहुत पतली सी बारीक संरचना होती है, बाल की तरह। अब इसका सही उत्तर क्या है? यह एक्सोनिम प्रोटीन के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले अवरोधक के रूप में कार्य करती है। क्या करती है? ये
ये एक्सोनियम में प्रोटीन के प्रवेश को नियंत्रित करने का काम करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जाइलम में किस प्रकार की कोशिका ऊर्ध्वाधर जल चालन के लिए जिम्मेदार है। ये जाइलम के बारे में पढ़ा होगा। ये जाइलम कहाँ होता है, क्या है ये जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, ट्रैकिड्स, क्या है ये जाइलम, फ्लोएम। ये पेड़ों के हिस्सा हैं, पौधों में पाए जाते हैं जाइलम फ्लोएम। ये कुछ पानी पूरे पेड़ में पहुंचाते हैं, कुछ भोजन को स्टोर करते हैं, कुछ भोजन पहुंचाते हैं, ये इनके काम है। जाइलम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जाइलम पौधों में जल और खनिजों के ऊर्ध्वाधर चालन के लिए जिम्मेदार एक जटिल स्थायी ऊतक है। क्या है, जटिल स्थायी ऊतक है। किसके लिए, पौधों में जल और खनिज के ऊर्ध्वाधर चालन के लिए एक जटिल स्थायी ऊतक है। इसके मुख्य तत्वों में ट्रैकिड्स और वाहिकाएं जल के परिवहन का मुख्य कार्य करती हैं। जाइलम क्या है, पौधों में जल और खनिजों के ऊर्ध्वाधर चालन के लिए जिम्मेदार एक जटिल स्थायी ऊतक है और इसके मुख्य तत्वों में ट्रैकिड्स और वाहिकाएं जल के परिवहन का मुख्य कार्य करती हैं। ट्रैकिड्स क्या है, ये लंबी, नलीदार और दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिकाएं होती हैं। देखिए ट्रैकिड्स क्या है, मृत कोशिकाएं हैं, डेड सेल्स हैं ट्रैकिड्स। इनकी दीवारों पर गर्द पाए जाते हैं, गड्ढे, पिट्स पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से पानी एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चढ़ता है। ये जो पेड़ होता है इसमें ये पाए जाते हैं तनों में, हर जगह कि ये गड्ढे टाइप के होते हैं, जिनसे एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में पानी ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। ये मृत कोशिकाएं होती हैं, डेड सेल होती हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा सही, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन कोशिकाएं, पेरेन्काइमा कोशिकाएं, ट्रैकिड्स। तो हमारा जो उत्तर है वो ट्रैकिड्स होगा। अब हम देखते हैं फ्लोएम फाइबर क्या है और कंपेनियन कोशिकाएं क्या है। ये दोनों फ्लोएम ऊतक के भाग हैं। किसके भाग हैं, फ्लोएम के, जो पौधों में भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। देखिए जाइलम जल, फ्लोएम फूड, ऐसे याद रखना है कि फूड कौन भेजता है, फ्लोएम। इधर पीएच का मतलब अपन एफ से भी लगा सकते हैं, एफ फॉर फूड और जा फॉर जाइलम, जल, जा से जल और फा से फूड। तो जा से जल, जाइलम क्या भेजता है, पानी, और फ्लोएम क्या भेजता है, फूड, खाना। ये फ्लोएम परिवहन के लिए, भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जल के लिए नहीं। पेरेन्काइमा कोशिकाएं क्या होती हैं, जाइलम में पाई जाने वाली जाइलम पेरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनका मुख्य कार्य भोजन का भंडारण करना तथा पानी का पार्श्वी चालन किनारे की ओर करना है, ना कि मुख्य ऊर्ध्वाधर। देखिए पेरेन्काइमा कोशिकाएं क्या करती हैं, ये भोजन को स्टोर करती हैं। जो पेरेन्काइमा होती हैं ये जाइलम में ही पाई जाती हैं, पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, ये भोजन को स्टोर करती हैं और ये पानी को किनारों की ओर भेजती हैं, ऊपर की ओर नहीं भेजती हैं। तो ऊपर की ओर पानी कौन भेजता है, ट्रैकिड्स। क्या होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, नुकीली, इनमें गड्ढे पाए जाते हैं बीच में। एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड में पानी जाता है, इस प्रकार से ऊपर की ओर पानी चढ़ता है। किसके माध्यम से, जाइलम में ट्रैकिड्स के माध्यम से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाइलम तंतु जाइलम पेरेन्काइमा से भिन्न होते हैं क्योंकि वे, देखिए जाइलम तंतु जाइलम पेरेन्काइमा से किस प्रकार भिन्न होते हैं ये पूछ रहा है। जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर जो होते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, फ्लोएम फाइबर, जाइलम पढ़ा। जाइलम फाइबर जो होते हैं वो जाइलम पेरेन्काइमा से कैसे अलग होते हैं ये देखते हैं कि जाइलम तंतु क्या करते हैं, भोजन का भंडारण करते हैं। देखिए जाइलम तंतु जाइलम पेरेन्काइमा से किस प्रकार भिन्न होते हैं, जल का संवहन में शामिल हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, यांत्रिक सहायता दे करने वाली मृत कोशिकाएं होती हैं। अब बताइए जाइलम तंतु किस प्रकार जाइलम पेरेन्काइमा से अलग होते हैं। देखिए यहाँ पर जाइलम पेरेन्काइमा भी हमने पढ़ा था। जो जाइलम पेरेन्काइमा है इसका काम है भोजन इकट्ठा करना, भोजन का भंडारण करना। तो जाइलम फाइबर का काम नहीं हो सकता,
क्योंकि अलग पूछ रहा है। तो पैरेन्काइमा भोजन का भंडारण करती हैं, तो जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर ये काम नहीं करेंगे। एक, जल के संवहन, जल का कंडक्शन ये नहीं करेंगे, क्योंकि जल का काम किसका है, जल कंडक्शन ट्रेकिड्स का है, ये इसका ट्रेकिड्स का। तो ट्रेकिड्स का काम है, तो ये जाइलम पैरेन्काइमा का काम वो जाइलम तंतु का नहीं होगा। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं क्या जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर देखते हैं। देखिए जीवित कोशिकाएं अभी हमने पढ़ा कि पैरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित होती हैं और ये भोजन का संग्रहण करती हैं। देखिए जो भोजन का भंडारण करती हैं जाइलम पैरेन्काइमा, ये अगर जीवित हैं तो फिर जाइलम तंतु जीवित नहीं हो सकता, ये भी गलत। अब हमारा जो उत्तर बचा वो बचा यांत्रिक सहायता प्रदान करने वाली मृत कोशिकाएं, और यही हमारा सबसे सही उत्तर है। तो जाइलम तंतु जो है जाइलम पैरेन्काइमा से किस प्रकार भिन्न होते हैं, क्योंकि जाइलम पैरेन्काइमा जो जाइलम फाइबर होते हैं, जाइलम तंतु होते हैं, ये मृत कोशिकाएं होती हैं मुख्य रूप से। क्या होती हैं ये, मृत कोशिकाएं होती हैं मुख्य रूप से, और जिनकी भित्ति में लिग्निन का जमाव के कारण मोटी होती हैं। इनके भीतर खाली जगह लगभग बंद होती है, और इनका जो मुख्य कार्य है पौधों को दृढ़ता। देखिए ये मृत कोशिकाएं होती हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करने वाली मृत कोशिकाएं होती हैं। ये पौधों को मजबूत बनाती हैं, यांत्रिक सहायता करती हैं। अब जब मजबूत बनाती हैं तो ये मृत होंगी, क्योंकि लचीली नहीं होंगी, ये ठोस होंगी, बहुत मजबूत होंगी, कठोर होंगी, दृढ़ होंगी। हमने भी जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ ही लिया था। भोजन का भंडारण ये जिंदा कोशिकाएं होती हैं। जल संवहन के लिए हमने पढ़ लिया था ट्रेकिड्स को। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक ही प्रश्न में एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, एक ही प्रश्न पत्र में, एक ही पेपर का है ये पूरा। चलिए सिलिया का तो अलग छोड़ दीजिए, ये भी उसी लगभग उसी का है ये वाला, एक उसी टॉपिक का प्रश्न है। 1, 2, 3 और ये फिर चौथा फिर से आ गया, चौथा फिर से आ गया एक ही टॉपिक का। तो एक टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन दे रहे हैं एक साथ। अब इसका प्रश्न देखते हैं कि 5वां प्रश्न क्या है। कौन सा सरल ऊतक मुख्य रूप से पौधों में यांत्रिक सहारे के लिए जिम्मेदार है। कौन सा सरल ऊतक पूछा है। सरल ऊतक और कठिन ऊतक देखते हैं क्या है। सरल ऊतक मुख्य रूप से पौधों में यांत्रिक सहारे के लिए जिम्मेदार है। देखिए यांत्रिक सहारे के लिए अभी हमने पढ़ा था जाइलम फाइबर, तो यहाँ जाइलम फाइबर तो है नहीं। देखते हैं पैरेन्काइमा काय के लिए है, ये तो भोजन संग्रहण है, भोजन का संग्रहण है, तो ये सहारे के लिए नहीं है, ये भोजन संग्रहण। पैरेन्काइमा क्या है वो सॉरी पैरेन्काइमा ये भोजन संग्रहण के लिए है। जाइलम क्या है, जाइलम ये दोनों देखिए जाइलम और फ्लोएम ये दोनों सरल ऊतक नहीं है, ये सरल ऊतक पूछा है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सरल ऊतक नहीं है, ये कठिन ऊतक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहलाते हैं ये, और ये जटिल ऊतक कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ये कठिन ऊतक के। तो हालांकि इसमें सरल ऊतक पूछा है। देखिए ये भी पौधों की यांत्रिक शक्ति देते हैं या यांत्रिक सहारा देते हैं, लेकिन ये जटिल ऊतक कहलाते हैं, और इनका मुख्य कार्य होता है भोजन, फूड और जल का संवहन, ये ट्रांसपोर्टेशन। तो यांत्रिक सहारे के लिए जिम्मेदार है कोलेनकाइमा। कौन है, कोलेनकाइमा। ये स्थूल ऊतक कहते हैं इनको, और ये एक जीवित, देखिए जीवित ऊतक होते हैं, जीवित सरल ऊतक कहलाते हैं। ये पौधों के ये जीवित होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, पौधों के जो भाग बढ़ जाते हैं, बढ़े हुए भाग होते हैं, जैसे नए पत्ते, नए डंठल, उनको यांत्रिक सहारा और लचीलापन देते हैं। जैसे ये पेड़ है, ये उसकी शाखा है, यहां से एक नई पत्ती निकली, ये डंठल, और ये पत्ती अब इसको हवा उड़ाएगी, तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए इसको और मजबूती भी चाहिए नई शाखा को। तो जो नई शाखा या नई पत्तियां निकलती हैं उनमें पाया जाता है कोलेनकाइमा। ये कोलेनकाइमा इनको मजबूती भी देता है, यांत्रिक सहारा भी देता है, कहते मजबूती भी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि हवा चले तो ये टूटे नहीं, लचीलापन भी इनको देता है और मजबूती भी देता है।
क्योंकि इनमें क्या पाया जाता होगा, देखो इनमें सेलुलोज पाया जाता होगा। इनमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज का जमाव पाया जाता है और पेप्टेन पाया जाता है। जब हवा चलती है तो ये पत्ती मुड़ती भी है यहाँ से, और टूटने भी नहीं देना है। अगर ये बहुत कठोर, इसमें मृत कोशिकाएं आ जाएंगी काम करने, तो ये पतला होता है डंठल, और आंधी अगर चली तो ये टूट जाएगा। तो कौन सा सरल ऊतक है, कोलेनकाइमा एक जीवित सरल ऊतक है जो नए पौधे के नए डंठल ये पत्तियों को सहारा देता है, उनको लचीला भी बनाता है और उनको मजबूत भी बनाता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वही सब लिखा हुआ है, यांत्रिक सहारा। और ये देखिए पेरेन्काइमा मृदुका सरल ऊतक है, इनका कार्य भोजन और का भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और घाव भरना। ये मुख्य रूप से सहारा देने के लिए भी नहीं बना होता है। पेरेन्काइमा भोजन का ही भंडारण करता है। जाइलम फ्लोएम दोनों जटिल ऊतक हैं और सरल ऊतक नहीं। चलिए आगे चलते हैं। एक निश्चित जीव में लंबे टी के लिए एक निश्चित जीव में लंबे टी के लिए युग्म विकल्पी छोटे टी के लिए युग्म विकल्पी का प्रभावी है। एक निश्चित जीव में लंबे के लिए युग्म विकल्पी छोटे टी के लिए युग्म विकल्पी पर प्रभावी है। यदि एक युग्मीय लंबे पौधे को एक छोटे पौधे के साथ संकरण किया जाता है तो कितने प्रतिशत संतति लंबी होगी। इसका सीधा सीधा ये इतना कठिन भाषा लिख दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये मेंडल का नियम है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ मेंडल का नियम है, मेढक का नियम नहीं है। ये मेंढक का नियम नहीं है, ये मेंडल का नियम है, प्रभाविता का नियम। मेंडल का प्रभाविता का नियम इसमें ये कह रहा है कि ये स्वस्थ पौधे को एक लंबे पौधे को एक छोटे पौधे से संकरण करा दिया तो कितने % चांसेस हैं कि वो पौधा लंबा होगा। क्या किया है, जीनोटाइप कर दिया है, इनको जो है संकरण करा दिया है, इनके जीन को आपस में मिला दिया है। एक लंबे पौधे का संकरण एक छोटे पौधे से किया है, बौने पौधे से, तो क्या चांसेस है, कितने % चांसेस है कि पौधा लंबा होगा। आइए इसको हम मेंडल का नियम से पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए जनक पेरेंट का जीनोटाइप युग्मीय लंबा पौधा टी, छोटा पौधा टी। छोटे पौधे हमेशा सम युग्मीय यानी होमोजाइगस ही होता है। अब युग्मक टी पौधे से केवल टी युग्मक बनेगा और छोटे टी से केवल टी युग्मक बनेगा। देखिए जहाँ लंबे पौधे है उससे लंबा ही युग्मक बनेगा, जहाँ छोटे पौधे से छोटा ही युग्मक बनेगा। अब संतति का संकरण करते हैं। क्या कर दिया, देखिए संकरण के बाद पहली पीढ़ी F1 की सभी संततियों का जी टाइप पहली पीढ़ी का होगा टी और टी, एक युग्मक ए एक युग्मक ए, विषम युग्मीय होगा। चूंकि लंबा लक्षण टी छोटे लक्षण पर पूरी तरह प्रभावी है, इसलिए टी जीनोटाइप वाले सभी पौधे लंबे ही दिखाई देंगे, अतः 100% संतति लंबी होगी। ठीक है, टी दोनों में इधर टी मिला दिया, लंबा 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 लंबा। टी जो है लंबा पौधा छोटे पे प्रभावी रहेगा, इसलिए पहली पीढ़ी में हमेशा 100%, फर्स्ट पीढ़ी में 100% क्या होगा, पौधा लंबा ही होगा। अगर छोटे पौधे से संकरण करा भी दिया गया तो पहली पीढ़ी में क्या होगा, 100% लंबा ही होगा। अब आइए अगला पढ़ते हैं। मिलर यूरे प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सी प्रायोगिक स्थितियां कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के लिए आवश्यक थीं। देखिए मिलर यूरो क्या है, ये मिलर यूरे देखिए मिलर यूरे एक सनकी वैज्ञानिक थे। ये एक बार बैठ के बातचीत कर रहे थे, ये मिलर और यूरो, ये है मिलर और ये है यूरे। ये मिलर और यूरे एक बार क्या बातचीत कर रहे थे, बोले जब हम नहीं थे इस पृथ्वी पर, ये है यूरे, ये देखिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है। ये कह रहे हैं भाई साहब एक बात बताओ हमको, जब हम लोग नहीं थे, जब हम लोग इस दुनिया में नहीं थे तब ये दुनिया कैसे रही होगी। ऐसे बोला क्या तुम बेवकूफ़ी का बात करते, बोले सोचना तो चाहिए।
ये है मिलर और ये है यूरे। मिलर यूरे ने सोचा एक बार बैठ के कि भाई अगर दुनिया जब पैदा हुई थी, जब हम नहीं थे, ये दुनिया बनी थी, तब कैसी रही होगी दुनिया। अब इन्हें ये फालतू की बातें कर रहे थे, लेकिन इनके वैज्ञानिक है तो इनके दिमाग में बोला क्यों ना अपन एक ऐसा माहौल तैयार करें जिसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति के समय का माहौल बना दें, जब हमारी पृथ्वी बनी रही होगी, जब हमारी पृथ्वी शुरुआत हुई होगी जब जीवन की, तब क्या रासायनिक परिवर्तन हुए होंगे। ये केमिस्ट्री के थे तो इन्होंने सोचा चलो कर लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला में एक पुनर्जीवित की पृथ्वी बनाई, उसी समय की बहुत पुरानी पृथ्वी बनाई कि इस समय पृथ्वी में क्या क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा। तो इन्होंने कहा कि उस समय पृथ्वी में ऑक्सीजन तो रही नहीं होगी। इन्होंने प्रयोगशाला में एक पृथ्वी बनाई, क्या की, एक पृथ्वी बनाई। ये देखिए, ये पृथ्वी बना रहे हैं। आदिम पृथ्वी स्थिति में समझने पुनर्जीवित किया ताकि यह समझा जा सके शुरुआत कैसे हुई पृथ्वी की, रासायनिक विकास या केमिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो अपचायक वायुमंडल, आदिम पृथ्वी पर मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी। जब शुरुआत थी पृथ्वी की तब मुक्त में फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए वहां का वातावरण अपचायक रिडक्टिंग था। मिलर यूरे ने अपने प्रयोग में इसी वातावरण को बनाने के लिए अब उनने उस समय का वातावरण बनाया कि उस समय कौन कौन सी गैसें थी। तो उस समय CH4 मीथेन थी, अमोनिया थी, NH3, हाइड्रोजन और जल वाष्प। इन्होंने एक फ्लास्क में इसमें क्या किया, फ्लास्क में 4 गैसें ली, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प। बोले ये गैसें पृथ्वी के जब उत्पन्न हुई होगी तब रही होंगी ये गैसें। ये तो उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, इसको अब सीधा कैसे किया जाए, इसको सीधा करना बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा अजीब सा दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं। एक फ्लास्क में उन्होंने 4 गैसें ली और अंदर एक, बोले देखो उस समय बादल गरजते थे, बिजलियां चमकती रही होंगी, स्पार्किंग होती रही होगी। यहाँ पे जो बल्ब के अंदर टंगस्टन लगा होता है वो ले लिया, बाहर से 2 तार फंसाने के लिए तार निकाल दिए। जैसे हमारा बल्ब बनता है वैसा ही फ्लास्क बनाया, बिल्कुल बल्ब जैसा। बल्ब के अंदर भर दिया इन्होंने 4 गैसें, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प। अब जो बिजली कड़कने के लिए, बिजली कड़काने के लिए इन्होंने टंगस्टन का तार दिया। अब परिणाम क्या हुआ कि इस प्रयोग के अंत में उन्हें अमीनो अम्ल जैसे ग्लाइकन, देखिए अमीनो अम्ल जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन और अन्य जटिल कार्बनिक अणु प्राप्त हुए। जब इन्होंने इस पर स्पार्क किया तो इसमें वो अणु प्राप्त हुए जिनसे जीवन का निर्माण हो सकता है या जिनसे जीवन का निर्माण हुआ होगा। तो मिलर यूरे ने क्या किया, 4 गैसें ली। अब इसमें देखते हैं हम उत्तर में क्या है। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति, देखिए इसमें क्या किया, मिलर निम्नलिखित में से कौन सी प्रायोगिक स्थितियां कार्बनिक अणु के संश्लेषण के लिए आवश्यक थी। इन्होंने क्या सिद्ध किया कि क्या क्या आवश्यक था। तो इस पर क्या, वायुमंडल की ओजोन की उपस्थिति, देखिए ओजोन की उपस्थिति तो थी ही नहीं, ओजोन और ऑक्सीजन तो था ही नहीं। यदि वहां ऑक्सीजन होती, अगर यहाँ ऑक्सीजन होती तो जो अणु बने थे उनका ऑक्सीकरण करके उन्हें तुरंत ही नष्ट कर देती। इसलिए ओजोन नहीं थी और उच्च ऑक्सीजन सांद्रता, ऑक्सीजन तो थी ही नहीं। जीवन की उत्पत्ति के लिए ऑक्सीजन रहित वातावरण जरूरी था। अगर ऑक्सीजन होती तो जीवन नहीं बनता। हमारे जीवन की, इन्होंने ये सिद्ध किया कि हमारे जीवन की, देखिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन ही है जीवन के लिए। लेकिन जहाँ जीवन शुरुआत हुआ, जहाँ से जीवन शुरुआत हुआ वहाँ ऑक्सीजन होती तो जीवन ही नहीं होता। कितनी विडंबना है कि पानी में ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, और दोनों आग को जलाने के लिए बेहद जरूरी हैं। हाइड्रोजन भी आग को जब भड़काता है और ऑक्सीजन भी आग को जलाने में, जलने में सहायता देता है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो आग को बुझा देते हैं। तो जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन होता तो हमारे जीवन की शुरुआत ही नहीं होती, इन्होंने ये बोला। तो उस समय ऑक्सीजन नहीं था। जल में मुक्त न्यूक्लियोटाइड की उपस्थिति, मुक्त न्यूक्लियोटाइड का प्रयोग बाद में कड़ियों में बनते हैं। ये प्रयोग के शुरू के लिए आवश्यक शुरुआती परिस्थिति नहीं थे। इसमें देखिए क्या क्या गैस उन्होंने ली, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन से वायुमंडल का अपचयन करना। ये इनसे वो अणुओं का निर्माण हुआ था। तो हमारा जो सही उत्तर है वो
चौथा है। हमारा सही उत्तर क्या है? चौथा। अब हम देखते हैं अगला 8वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से क्या विकास के लिए आणविक साक्ष्य प्रदान करता है? विकास के लिए क्या आणविक साक्ष्य प्रदान करता है? प्रजातियों के बीच साइटोक्रोम सी में समान अमीनो एसिड अनुक्रम, कशेरुकियों में समजातीय होमोलॉग्स अस्थि संरचनाएं, संक्रमणकालीन प्रजातियों के जीवाश्म या कशेरुकियों में भ्रूण संबंधी समस्याएं, समानताएं। निम्नलिखित में से क्या विकास के लिए आणविक साक्ष्य प्रदान करता है? विकास के लिए आणविक साक्ष्य क्या प्रदान करता है? इसमें इसका जो सही उत्तर है, प्रजातियों के बीच साइटोक्रोम सी में समान अमीनो एसिड अनुक्रम। इसका सही उत्तर क्या है? प्रजातियों के बीच साइटोक्रोम सी में समान अमीनो एसिड अनुक्रम, ये इसका सही उत्तर है। इसमें क्या होता है, देखिए, जब हम कोशिकीय या रासायनिक स्तर पर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या अमीनो एसिड पर जांच करते हैं तो उन्हें आणविक साक्ष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आणविक साक्ष्य। जब हम डीएनए, आरएनए पर प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? आणविक साक्ष्य। तो इसके लिए क्या विकास के लिए आणविक साक्ष्य क्या प्रदान करता है? प्रजातियों के बीच साइटोक्रोम सी में समान अमीनो एसिड का अनुक्रम। ये जीवाश्म वगैरह की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए सबसे जरूरी है साइटोक्रोम सी में समान अमीनो एसिड अनुक्रम। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक ये हमारा 9वां है। किस प्रकार का प्राकृतिक चयन चरम लक्षणों वाले व्यक्तियों का पक्ष लेकर तथा मध्यवर्ती लक्षणों के विरुद्ध चयन करके आनुवंशिक विविधता को बढ़ाता है? इस पे क्या है कि किस प्रकार का प्राकृतिक चयन? प्रश्न कहता है किस प्रकार का प्राकृतिक चयन चरम लक्षणों वाले व्यक्तियों का पक्ष लेकर तथा मध्यवर्ती लक्षणों के विरुद्ध चयन करके आनुवंशिक विविधता को बढ़ाता है? नंबर 1 है स्थिरीकरण चयन, दिशात्मक चयन, विघटनकारी चयन, संतुलन चयन। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? किस प्रकार का चयन चरम लक्षणों वाले व्यक्तियों का पक्ष लेकर तथा बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? स्थिरीकरण चयन, दिशात्मक। देखिए इसका जो सही उत्तर है विघटनकारी चयन है। इसका सही उत्तर क्या है? विघटनकारी चयन। इसका सही उत्तर क्या है? विघटनकारी चयन। अब इसके में जो चलिए इसके थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं। जो स्थिरीकरण चयन होता है ये क्या है? ये मध्यवर्ती या औसत लक्षणों के पक्ष लेता है, दोनों चरम सीमाओं के विरुद्ध काम करते हैं। ये आनुवंशिक विविधता के बारे में पूछा गया है। इसमें आनुवंशिक विविधता के लिए स्थिरीकरण जो चयन है ये विविधता को कम करता है। यह विविधता को कम करता है, विविधता को बढ़ाता नहीं है। दिशात्मक चयन क्या करता है? देखिए दिशात्मक है तो ये एक निश्चित दिशा में काम करेगा। ये एक निश्चित दिशा में स्थानांतरित हो जाता है, एक निश्चित दिशा में काम करेगा। विघटनकारी चयन है, ये व्यक्तियों के पक्ष को लेकर तथा मध्यवर्ती लक्षणों के विरुद्ध काम करता है। ये जो संतुलन है तो ये संतुलन के रूप में संतुलन बनाकर रखता है। तो इसका जो सही उत्तर है विघटनकारी चयन है। अब हम इस आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। पक्षियों का एक छोटा समूह, ये पक्षी हैं कुछ, इनका एक छोटा समूह एक सुदूर द्वीप पर बस जाता है। कहीं दूर किसी एक द्वीप पर बस जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी संयोगवश हुई घटनाओं के कारण जनसंख्या का जीन पूल मुख्य भूमि से काफी भिन्न हो जाता है। इसके लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? देखिए एक पक्षियों का समूह था, उसमें से कुछ एक छोटा समूह, छोटे से कुछ पक्षी जाकर किसी बहुत दूर एक द्वीप में बस जाते हैं। अब पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ कुछ घटनाएं घटी जिसके कारण जनसंख्या का जीन पूल हुआ और ये जो मुख्य भूमि में जो पक्षी थे उनसे काफ़ी अलग हो जाते हैं। इसके लिए क्या प्रक्रिया जिम्मेदार है?
इसके लिए संस्थापक प्रभाव जिम्मेदार है, प्राकृतिक चयन जिम्मेदार है, ये जीन प्रवाह है या स्थिरीकरण। इसके लिए बताना है कि वो पक्षी क्यों अलग हो जाते हैं, जो मुख्य भूमि के जो पक्षी हैं उनसे बहुत अलग हो जाते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो मेनली है संस्थापक प्रभाव। इसका जो सही उत्तर है वो संस्थापक प्रभाव है। इसमें प्राकृतिक संस्थापक प्रभाव क्या है इसको देखते हैं। जब किसी बड़ी जनसंख्या से जब जीवों का एक छोटा सा समूह अलग होता है और किसी दूर में बस जाता है, तो इसका जो जीन पूल है मूल जनसंख्या से बहुत अलग क्यों हो जाता है। देखिए, इसमें कुछ घटनाएं होती हैं संयोगवश। तो संयोगवश क्या होता है कि कुछ एलील्स बढ़ जाते हैं, कुछ की एलील्स की आवृत्ति घट जाती है, और जेनेटिक जो ड्रिफ्ट है वो एक विशेष रूप ले लेता है। कुछ एलील्स गायब हो जाते हैं क्योंकि वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर वगैरह, इसकी वजह से कुछ एलील्स बढ़ जाते हैं, कुछ खत्म ही हो जाते हैं, इसलिए वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और देखिए, प्राकृतिक चयन क्या है, ये वो प्रक्रिया है जहाँ अनुकूलित जीव अधिक जीवित रहते हैं, पर्यावरण के अनुकूलित जीव, और इसमें प्रजनन करते हैं। प्राकृतिक का चयन, जैसे कई जगह से पक्षी कई जगह दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ प्रजनन करते हैं, और ये सहयोग पर निर्भर नहीं करता है, ये पक्षियों की मर्जी पर डिपेंड करता है। जीन प्रवाह क्या है, विभिन्न जनसंख्याओं के बीच प्रवासन के कारण, देखिए माइग्रेशन जब होता है, जीन प्रवाह जब पक्षियों का माइग्रेशन होता है तो जीन्स का स्थानांतरण होता है, और जिसमें विभिन्नताएं कम होती हैं। स्थिरीकरण, ये प्राकृतिक चयन का एक प्रकार है, स्थिरीकरण, जो जनसंख्या में औसत या मध्यवर्ती लक्षणों का समर्थन करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, संस्थापक प्रभाव। तो आज के लिए बस यहीं तक, कल फिर हम मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, और ऐसे ही टफ लैंग्वेज हमारा व्यापम मध्य प्रदेश का पूछता है। ये प्रश्न मोस्टली हम लोग ये चीज़ें पढ़ते नहीं हैं अपनी तैयारी में, और पर्यावरण का ये चैप्टर है, लेकिन पर्यावरण में इस प्रकार की चीज़ें हम पढ़ते ही नहीं हैं कभी, और इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो व्यापम पूछता है, इसलिए हमारा स्कोर व्यापम में थोड़ा कम रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसी समय इसी वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।